हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? हमें उम्मीद है आप लोग बहुत बहुत बढ़िया होंगे। आप लोगों की स्टडी बहुत बढ़िया से चल रही होगी। तो आज मैं फिर हाजिर हूँ घटना चक्र का अर्थशास्त्र का क्लास 3 लेकर। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग पहले वाला वीडियो पढ़ चुके होंगे और 2 क्लास दे चुके हैं, क्लास 1 क्लास 2, मतलब पार्ट 1 पार्ट 2, और ये है मेरा पार्ट 3। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए बताते हैं हम। इसके पहले मैं 100 क्वेश्चन दे चुकी हूँ। आप लोग नहीं पढ़े होंगे तो जाकर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। वर्ष 2006 और 7 में बिहार के विकासात्मक व्यय इसके कुल व्यय का था, तो कितना था? तो 60%। इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। अब आ रहा है 102 नंबर क्वेश्चन। भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? तो इनमें से कोई नहीं होगा। भारत की कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 121 करोड़ है, ठीक है। 103 नंबर क्वेश्चन है। जनगणना 2001 के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर भारत में जनसंख्या का घनत्व कितना मतलब मीटर पे पड़ता था? तो कितना मतलब घनत्व था? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, 324 प्रति वर्ग किलोमीटर था, ठीक है। इसका आंसर बी हो जाएगा। अब 104 नंबर क्वेश्चन। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न राज्यों में से किस एक में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? तो 2011 मतलब जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? तो बिहार में है, ठीक है। इसका आंसर अब कह रहा है 2001 के जनगणना के अनुसार बिहार भारत का बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है। मतलब बिहार जो है भारत का कितना नंबर जनसंख्या वाला राज्य है? तो तीसरा होगा, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे यूपी होगा, दूसरा नंबर पे महाराष्ट्र और तीसरा नंबर पे होगा आपका बिहार। लेकिन अब चेंज हो गया है, नया वाला में आ चुका है, शायद महाराष्ट्र फिर यूपी फिर बिहार, ठीक है। इसका आंसर बी हो जाएगा। अब आ रहा है 106 नंबर क्वेश्चन। 2001 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत बिहार राज्य में निवास करती है? कितना प्रतिशत निवास करती है? तो 8% निवास करती है बिहार राज्य में। भारत की जनसंख्या का 8% निवास जो है वो बिहार में लोग करते हैं। इसका आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद 107 नंबर क्वेश्चन। 2001 के जनगणना के अनुसार बिहार राज्य के कुल जनसंख्या कितनी थी? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। अब 108 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से किस राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या सबसे अधिक है? तो किस राज्य में? तो अनुसूचित जाति के लोग सबसे ज़्यादा किस राज्य में रहते हैं? तो यूपी में रहते हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। अब आ रहा है शिशु मृत्यु दर क्या है? तो ये हो जाएगा कि हर 1000 जीवित बच्चों में से अपने पहले जन्मदिन से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात होगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। 110 नंबर क्वेश्चन है। भारत में 1991 से 2001 में साक्षरता दर की कितना वृद्धि हुई है? तो 12.6%। इसका आंसर बी हो जाएगा। 111 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिलाओं की साक्षरता दर कितनी थी? कितनी मतलब थी? तो कितना थी? तो 65.46 होगा, ठीक है। इनमें से मतलब इसका आंसर इनमें से ई होगा, ठीक है। इनमें से दिया ही नहीं है तो 65.46 होगा, ठीक है, याद रख। अब कर रहे 112 नंबर क्वेश्चन कि 2011 के जनगणना में फोटो, उंगली के निशान और आँख की पुतली के प्रति चित्रण के लिए किसी व्यक्ति का न्यूनतम आयु क्या है? तो इनमें से कोई नहीं होगा। 5 वर्ष होती थी, ठीक है, 5 वर्ष, ठीक है। इसका आंसर इसमें से कोई नहीं होगा। अब 113 नंबर क्वेश्चन। भारत में कृषि क्षेत्र श्रम शक्ति के कितने प्रतिशत लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है? तो 65%। इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। अब 114 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित स्रोतों में किससे भारतवर्ष सबसे अधिक विद्युत प्राप्त करता है? तो तापीय होगा। इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ रहा है 115 नंबर क्वेश्चन। 1991 की नई आर्थिक नीति का लक्ष्य क्या था? तो इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। सॉरी दोस्तों, इनमें से सभी होगा। इसका आंसर डी होगा, ठीक है। उदारीकरण भी होगा, निजीकरण भी होगा और भूमंडलीकरण होगा। मिस्टेक से हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर सभी होगा, ठीक है। 116 नंबर क्वेश्चन आ रहा है
तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग कब स्थापित हुआ था? तो तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग कब स्थापित हुआ था? 1956 में हुआ था। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। अब 117 नंबर क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है? तो तृतीय क्षेत्र करता है। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। अब 118 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत के राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत क्या है? तो सेवा क्षेत्र। भारत के राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य क्षेत्र सेवा क्षेत्र होगा। ठीक है, इसका आंसर ए होगा। चलिए देखते हैं इसको विस्तार से, भाई इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका विस्तार नहीं दिया हुआ है, मैं आप लोगों को कोशिश करूंगी कि बाद में बताऊंगी। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अब 119 नंबर क्वेश्चन, सापेक्ष निर्धनता का अर्थ क्या होता है? तो आर्थिक असमानताएं होती है। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अरे इसके बाद 120 नंबर क्वेश्चन में से किसने गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सेवा समूह के विचार को दिया था? तो किसने दिया था? तो यूनुस दिया था। इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, 121 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, 121 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि पिछले दशक के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का महत्वपूर्ण विकास हुआ? तो तृतीय क्षेत्र का महत्वपूर्ण विकास हुआ था। ठीक है, पिछले दशक के दौरान। उसके बाद 122 नंबर क्वेश्चन, किसी देश की प्रति व्यक्ति आय प्राप्त की जाती है? किससे प्राप्त की जाती है? तो राष्ट्रीय आय एवं जनसंख्या दोनों से। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। अब 123 नंबर क्वेश्चन कि भारत के आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? पीवी नरसिम्हा राव को कहा जाता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अब कि वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है, कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो डी हो जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्रों के इक्विटी का विनिवेश ये नहीं है, बाकी ये तीनों है। वैश्वीकरण में आयात शुल्क में कमी, आयात लाइसेंस का उन्मूलन और प्रत्येक विदेशी निवेशों का उन्मुक्त प्रवाह। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब 125 नंबर क्वेश्चन, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है तो राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश क्या होता है? तो बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 126 नंबर क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत भारत में मानव सूचकांक बनाने के लिए किसे एक घटक के रूप में नहीं लिया गया है? तो शिशु मृत्यु दर को नहीं लिया गया है, बाकी अमेरिकी डॉलर में प्रति व्यक्ति वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद GDP को लिया गया है, साक्षरता दर को लिया गया है, जन्म पर जीवन प्रत्याशा को लिया गया है। ठीक है, बाकी डी को नहीं लिया गया, शिशु मृत्यु दर को। अब 127 नंबर क्वेश्चन, कौन सा आर्थिक अधिसंरचना में नहीं आता है? तो सी, शिक्षा और स्वास्थ्य जो होता है वो अधिसंरचना में नहीं आता है, बाकी सड़क, रेलवे, ऊर्जा आता है, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य नहीं आता। इसका आंसर सी हो जाएगा। अब 128 नंबर क्वेश्चन कि सामाजिक अधिसंरचना में किसे शामिल नहीं किया गया है? तो तार संचार को सामाजिक अधिसंरचना में शामिल नहीं किया गया है, बाकी शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास को शामिल किया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर नहीं किया गया है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अब 129 नंबर क्वेश्चन, सरकार की नीति मेक इन इंडिया का उद्देश्य क्या है? दोस्तों इनमें से कोई नहीं होगा, ई होगा। ठीक है, तो चलिए इसको बढ़िया विस्तार से समझते हैं। ठीक है, अरे मेक इन इंडिया कार्यक्रम के उद्देश्य में नौकरशाही के ढीलापन को दूर करना, लाल फीता स्याही को हटाना, विकसित आधारभूत संरचना द्वारा विनिर्माण की लागत को कम करना तथा उत्पादों को प्रतियोगी बनाना और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में सुधार करना आदि शामिल है। ठीक है, आप लोग समझ में आ गया होगा मेक इन इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य। ठीक है, ये सब जो भी मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जितना अभी तक बीपीएससी का एग्जाम हुआ है सब में ये क्वेश्चन ये सब पूछा गया है, तो आप लोग पढ़कर जरूर जाइएगा। और बीपीएससी में नहीं, अदर एग्जाम में पूछा गया ये सब क्वेश्चन। ठीक है, अब आ रहा है 130 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक औद्योगिक विकास के लिए प्रोत्साहित नहीं है? तो इसका आंसर ई हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, एक से अधिक, उनमें से कोई नहीं, उनमें से एक से अधिक। ठीक है,
मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम तथा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के विभिन्न मानकों में सुधार द्वारा सरकार उद्योगों के विकास के लिए आधारभूत संरचना का विकास तथा वातावरण बनी रही। ठीक है। 131 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि पूरा ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय सुविधाएं प्रदान करना और प्रारूप किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? पूरा ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय सुविधाएं प्रदान करना प्रारूप किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? मतलब पूरा जितना भी ग्रामीण क्षेत्र है, नगरीय मतलब जो शहर वाला सुविधाएं प्रदान करना गाँव में, ग्रामीण क्षेत्रों में, ये किसके द्वारा प्रस्तावित था? तो किसके द्वारा था? तो APJ अब्दुल कलाम के द्वारा ये प्रस्तावित था कि जो फैसिलिटी या जो भी चीज़ शहरी क्षेत्रों में दिया जाता है वो ग्रामीण क्षेत्र में दिया जाना चाहिए। ठीक है। ये प्रस्तावित भी किया था APJ अब्दुल कलाम। अब आ 132 नंबर क्वेश्चन, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए किस उद्देश्य से सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू की गई? तो कौन सा? तो उपयुक्त सभी, मतलब वृद्धा अवस्था पेंशन, स्वास्थ्य बीमा और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, इनमें से सब होगा। ठीक है। सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू की गई है किसके उद्देश्य से? तो तीनों के उद्देश्य से। अब आ 133 नंबर क्वेश्चन, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का कौन अवयव नहीं है? तो कौन नहीं है? तो पोषण नहीं है। ये इसका आंसर सही हो जाएगा, ये नहीं है। ठीक है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का अवयव जो है इसमें से पोषण नहीं है। बाकी ये प्राथमिकी शिक्षा, प्राथमिकी स्वास्थ्य, ग्रामीण सड़क, ये तीन होगा। ठीक है। ये पोषण नहीं होगा, इसका आंसर सी। अब 134 नंबर क्वेश्चन, नीचे दिए गए दो वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें से एक कथन दूसरा कारण, दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए, कौन सा सही है कौन गलत है। तो कथन है, कथन ए, समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जैसे अन्य कार्यक्रमों को उतनी सफलता मिली जितनी आशा की जाती थी। ठीक है। और कारण है कि केंद्रीकृत ढांचे के कारण कार्यान्वयन अपर्याप्त रहा। तो इसमें ये जो हो जाएगा वो सही होगा, और कथन सही होगा, कारण गलत होगा। ठीक है। इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। अब 135 नंबर क्वेश्चन, स्वच्छ भारत मिशन के द्वितीय चरण को किस समय अवधि के दौरान लागू किया गया था? तो इसका आंसर ई हो जाएगा। ठीक है। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए देखते हैं क्या होगा इसका आंसर, विस्तार पूर्वक इसको जानते हैं। ठीक है। आ रहा है कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण को घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा फरवरी 2020 में की गई थी, जिसका समय अवधि वर्ष 2020 से 21 से 2024 से 25 है। इसके पहले चरण की शुरुआत वर्ष 2014 में की गई थी, जिसका समय अवधि वर्ष 2014 से 19 थी। ठीक है। अब 136 नंबर क्वेश्चन, IRDP का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण विकास और निर्धनता का निवारण है। इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है। अब 137 नंबर क्वेश्चन कि भारत सरकार द्वारा समुदाय विकास योजनाओं की शुरुआत किया गया 2 अक्टूबर कितना ईस्वी में? तो 1952 में किया गया था। ठीक है। समुदाय विकास योजनाओं की शुरुआत 2 अक्टूबर 1952 को की गई थी। ठीक है। अब आ रहा है किस वर्ष में राष्ट्रीय विस्तार सेवा को प्रारंभ किया गया? तो 1953 को किया गया था राष्ट्रीय विस्तार सेवा का प्रारंभ। ठीक है। इसका आंसर ए हो जाएगा। अब 139 नंबर क्वेश्चन, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में प्रत्येक ग्राहक को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद न्यूनतम अनुमानित पेंशन कितना मिलेगा? 60 वर्ष प्राप्त कर लेंगे तो उनको कितना मिलेगा मानधन योजना के तहत? उन्हें मिलेगा 3000 रुपया। ठीक है। सी इसका आंसर। अब यहाँ पूछ रहा है 140 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक मनरेगा का उद्देश्य है? मतलब इनमें से पूछ रहा है कि एक मनरेगा का उद्देश्य क्या है, इनमें से पूछ रहा है। तो चलिए बताते हैं, इसका आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। अब कह रहा है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का मुख्य उद्देश्य है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किसी भी ग्रामीण परिवार के उन वयस्क सदस्य को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना है जो साविधिक न्यूनतम मजदूरी पर सार्वजनिक कार्य संबंधी अकुशल मजदूरी करने के तैयार है।
करने को तैयार है। इनके अन्य उद्देश्यों में ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना शामिल है, जिसमें आमतौर पर सड़कों, नहरों, तालाबों और कुओं जैसे टिकाऊ साधनों का निर्माण किया जाता है, और तटबंधों का निर्माण, मरम्मत, फिर भूमि समतल, वृक्षारोपण, जल संरक्षण, संचयन और बाढ़ नियंत्रण में सुरक्षा कार्य इस योजना में शामिल किए जा सकते हैं। मतलब इतना कुछ शामिल किया गया है। ठीक है, किसमें किया गया है? तो मनरेगा के तहत। ठीक है, अब 141 नंबर क्वेश्चन कि भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश। इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक, अब 142 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय अर्थव्यवस्था में संयुक्त क्षेत्र का अभिप्राय क्या है? इसका आंसर हो जाएगा डी। किसी उद्यम में सरकारी एवं निजी क्षेत्र दोनों का सम्मिलित स्वामित्व है। इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अब 143 नंबर क्वेश्चन भारत में अधिकांश व्यक्ति बेकार है, क्यों? कृषि के क्षेत्र में अधिकांश व्यक्ति बेकार है। इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है 144 नंबर क्वेश्चन भारत में भूमि सुधार के क्षेत्र में शामिल है, कौन शामिल है? तो किसानों का मकान ऋण जो है वो भूमि सुधार में शामिल है। बाकी बिचौलियों की समाप्ति, सहकारी कृषि, भू जोतों का एकीकरण, ठीक है, ये तीनों हैं। बाकी किसानों का मकान ऋण शामिल नहीं है। अब 145 नंबर क्वेश्चन हरित क्रांति की सफलता निम्नलिखित के उपलब्धता पर निर्भर करता है। देखते हैं इसका आंसर क्या हो रहा है। इसका आंसर ए हो जाएगा, बीजों की उच्च पैदावार किस्म। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा, हरित क्रांति की सफलता का ये जो है निर्भर करता है इसी पर। ठीक है, अब 146 नंबर क्वेश्चन विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ? तो सी हो जाएगा, जूट तथा रुई उद्योग। इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत है, कौन सी में है? तो भारत में सबसे ज़्यादा लोग कपड़ा उद्योग में काम करते हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अब 148 नंबर क्वेश्चन 148 नंबर क्वेश्चन भारत में सबसे प्राचीन बृहत स्तरीय उद्योग क्या है? तो कपास है। इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, भारत में सबसे पुराना उद्योग जो है वो कपास है। अब 149 नंबर क्वेश्चन तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहाँ पाए जाते हैं? तो कुटुम्बर में पाए जाते हैं। इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अब 150 नंबर का क्वेश्चन वैट जो अप्रैल 2021 में कार्यान्वित होगा प्रतिस्थापित करता है। तो इसका आंसर ई होगा। ठीक है, इनमें से एक से अधिक होगा। चलिए विस्तार से इसको जानते हैं, इसका आंसर क्या होगा। ठीक, तो ये हो जाएगा एल के झा कमेटी 1981 की संस्तुति पर वर्ष 1986 से 87 के बजट में मूल्य वर्धित कर वैट की एक संशोधित प्रणाली मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स लागू की गई है, और मोड वैट विनिर्माण क्षेत्र के उत्पादन और अर्थात औद्योगिक उत्पादों पर आरोपित की गई थी। यह केंद्रीय उत्पाद शुल्क है जिसमें उत्पादकों द्वारा मध्यवर्ती आगत पर चुकाए गए करों को घटाने की व्यवस्था थी। मोड वैट के पश्चात बजट 2000 से लेकर 2001 से कैन वैट तथा इसी के अगली कड़ी में 1 अप्रैल 2005 से वैट लागू किया गया। अब सरकार ने 1 जुलाई 2017 से समान वस्तु एवं सेवा कर लागू किया है। ठीक है, 151 नंबर क्वेश्चन है कपास उद्योग जिन कच्चे मालों पर आश्रित है वे है क्या है? तो भारहास मुल्क है। ठीक है, वो आश्रित रहते हैं, कच्चे मालों पर आश्रित होते हैं, भारहास मुल्क। अब 152 नंबर क्वेश्चन निर्देश निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए तथा नीचे दी गई कूटों का उपयोग करके सही उत्तर लिखिए। अब कह रहा है कि कथन है कि गत सदी के 80 के दशकांत तक भारतीय उद्योगों ने उपभोक्ता वस्तु उद्योग से मूलभूत और पूंजीकृत वस्तु उद्योगों को संरचनात्मक स्थानांतरण की स्पष्ट प्रवृत्ति को परिलक्षित किया गया। मतलब ये कथन जो है ये सही है, बाकी ये कारण जो है वो गलत है। ठीक है,
इस अवधि के दौरान उपभोक्ता वस्तुओं की मांग की कमी है। ये जो है ये गलत है। ठीक है, तो कैसा लगा दोस्तों यह हमारा घटना चक्र का भारत का अर्थव्यवस्था का क्लास। हमें उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा और अच्छा लगेगा। आप लोग पढ़िएगा ज़रूर और अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करके बताइए कि आप लोग कैसा लगता है। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।